वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। आज देखेंगे एक 12th का कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन का है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क एक्ट होता है, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे एक वीडियो में, जिसकी वैल्यू थी पी साइन थीटा। ठीक है, जिसमें पी का मीनिंग था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई का मीनिंग था इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा जो था वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल था वो थीटा था। ठीक है, तो जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होता है। तो टॉर्क एक्ट होने के लिए, यानी टॉर्क एक्ट जब होता है तो एंगल चेंज होता है, किसी थीटा 1 से थीटा 2 में जाता है। यानी डाइपोल जो है, मान के चलो इनिशियल पोजीशन उसकी थीटा 1 रही हो तो उसकी पोजीशन चेंज होकर थीटा 2 हो जाती है। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो जाता है। तो बात ये आती है कि इस एंगल के चेंज होने में, या यूं कह दीजिए कि डाइपोल के रोटेट करने में हमें वर्कडन कितना करना पड़ेगा, या कितने वर्कडन की रिक्वायरमेंट है, कितने वर्कडन की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो करना पड़े, जिससे हमारे पास वह वर्कडन की मैग्नीट्यूड व वैल्यू आ जाए, जिसकी वजह से आपका टॉर्क एक्ट होता है, या टॉर्क एक्ट होते समय इतना वर्कडन करने से आपका डाइपोल रोटेट कर जाएगा। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले उस वर्कडन को सीखने से भी पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या सीखना चाहिए कि मान के चलो जब लीनियर मोशन होता है, कैसा मोशन होता है मेरे बेटे? जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो वर्कडन, उस केस में डिफरेंशियल वर्कडन कैसे निकालते हैं? dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। जो फोर्स रहता है वो एक्सटर्नल फोर्स रहता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे, कैसे मोशन की बात करेंगे? अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे मेरे बेटे, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अगर इस केस में डिफरेंशियल वर्कडन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे कि वर्कडन dw जो हो जाएगा, फोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्सटर्नल फोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? टाउ से, जो टॉर्क एक्ट होता है उससे, इनटू, और जो dx लीनियर डिस्प्लेसमेंट था उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से। यानी हमें अब कैलकुलेट करते समय सबसे पहली बात इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट के रोटेट करने की बात कर रहे हैं, उसका वर्कडन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्कडन की वैल्यू dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, एक बार आप देख लीजिए। अब मान के चलिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? मेरे पास डाइपोल। अब ये मेरे पास है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, जिसका डाइपोल मोमेंट जो है पी वेक्टर है। ठीक है, और इनिशियली वो एंगल बनाता है, मान के चलो थीटा 1, और जब इसको रोटेट कर देंगे, इस पर टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो मान के चलो ये जो डाइपोल है वह, जिसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है, ये एंगल बनाने लगता है, मान के चलो फाइनल एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाने लगता है वो थीटा 2 बनाने लगता है। ये इनिशियल एंगल है, ये फाइनल एंगल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यूनिफॉर्म थी, और ये मेरे पास क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर था। तो वर्कडन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो dw जो आएगा वह क्या आएगा? dw इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। अब मैं जानता हूं टाउ की वैल्यू क्या होती है मेरे बेटे। जो टाउ की वैल्यू होती है, जो हम निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, पी साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, ये नोट कर दी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा टोटल के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो इनिशियल वैल्यू थीटा 1 से लेके फाइनल वैल्यू थीटा 2 तक। इंटीग्रल डिफरेंशियल घोर विरोधी कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो टोटल वर्कडन की वैल्यू आएगी, टी मतलब टोटल वर्कडन की जो वैल्यू आएगी इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो पी बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, डाइपोल मोमेंट भी किसी भी गिवन डाइपोल का कांस्टेंट होता है पीई। तो इंटीग्रेशन के अंदर मेरे बेटे क्या बचेगा? साइन थीटा और ये डी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो जो टोटल वर्कडन की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे पास पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है मेरे बेटे माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो पीई इसको नोट कर देंगे। सो दिस इज द वैल्यू माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इस तरीके से इसको वैल्यू को नोट कर दिया। तो टोटल जो वर्कडन आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? P
पी अगर मैं इस माइनस साइन को बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर इस माइनस को अंदर रहने देते तो क्या चेंज आता? तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, ये वैल्यू इनिशियल पहले आ जाती। तो टोटल जो वर्कडन आता वो क्या आता मेरे बेटे, W टोटल इक्वल्स टू पी और ये हो जाता cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द टोटल वर्कडन, यानी यह वह स्टेटमेंट है जो मुझे टोटल वर्कडन का जो स्टेटमेंट निकल के आया, टोटल वर्कडन कितना करना पड़ेगा, पी और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इतना वर्कडन मेरे को डायपोल को रोटेट करने में करना पड़ेगा जब इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जिस पर टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा एक्ट होती है। ठीक है, सो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्कडन। अब मान के चलो अगर हम इसको किसी केस में अप्लाई करके देखें, कौन कौन से केस होते हैं सर? तो सबसे पहला केस मान के चलो स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वह होता है मेरे बेटे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वह 0 डिग्री का है। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल हो एक दूसरे के। अच्छा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डायपोल को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और किसी भी जनरल पोजीशन तक रोटेट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी उस केस में, जो जनरली आपको बुक में लिखी मिलती है जो वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी? तो देखिएगा जरा, अगर मैंने बोला कुछ इसमें एक केस ले लिया, केस 1 ये ले लिया कि अगर मान के चलो थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री होती, तो 0 डिग्री का मीनिंग क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, थीटा 0 डिग्री, थीटा किस किस के बीच में है, थीटा की वैल्यू जो है वो किस किस के बीच में है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में है। ये मेरे पास थीटा 0 डिग्री है। अच्छा भैया ठीक है, ले लिया। तो थीटा 2 कितना ले लें, थीटा 2 मैंने कोई जनरल वैल्यू ले ली थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो टोटल वर्कडन आ जाएगा। टोटल वर्कडन की वैल्यू ये हो जाएगी पी और cos थीटा 1 की जगह cos 0 यानी 1 माइनस और cos थीटा 2 की जगह थीटा, तो W टोटल आ जाएगा, यानी जो टोटल वर्कडन आ जाएगा वो आ जाएगा पी 1 माइनस cos थीटा, ये रिक्वायर्ड वर्कडन आ जाएगा। अच्छा, अब मान के चलो ये मेरे पास केस आ गया। ठीक है, अब मेरे पास कुछ ऐसा होता, देखना ध्यान से, इसको नोट कर लिया बेटे, इस चीज को नोट करें, देखें और अब आगे समझें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया वर्कडन का वो हमने देख लिया। अब जरा इसमें और कुछ बातें भी कर लें थोड़ी सी। तो क्या बात करें भाई, यानी मेरे पास जो टोटल वर्कडन आया वो कितना निकल के आ गया, पी ये मेरे पास आ गया एक केस में 1 माइनस cos थीटा। अब मान के चलो कि भाई केस 2 ये होता है मेरे पास, केस जनरलाइज फॉर्मूला ये है पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फिर एक केस लिया जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डायपोल को रोटेट करना स्टार्ट करें और किसी भी जनरल थीटा तक रोटेट कर दें, तो वर्कडन कितना आया, P1 माइनस cos थीटा आ गया। अच्छा, अब मान के चलो ये जो cos थीटा है, थीटा 1 मेरे पास कितना रहे, थीटा 1 मेरे पास 0 डिग्री रहे और थीटा 2 कितना रहे, तो थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाए ये मेरे पास हो जाए मान के चलो 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में। सो व्हाट विल हैपन, तो यानी इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो क्या करेंगे इस केस में, तो जो टोटल वर्कडन का फॉर्मूला आएगा मेरे बेटे वो क्या आ जाएगा, पी और 1 माइनस cos थीटा, थीटा 1 cos 0 1 माइनस और cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। सो जो वर्कडन टोटल आया, टोटल वर्कडन की जो वैल्यू आ गई इस केस में, यह आ गया मेरे पास P इंटू ई, जिसमें P का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और E का मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगला केस लेके चले, मान के चलो केस 3 लेके चले, जिसमें थीटा 1 की वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही रहे, और जो थीटा 2 है वो क्या हो जाए, ये हो जाए मान के चलो 180 डिग्री। अगर थीटा 2 180 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो देखो टोटल वर्कडन की वैल्यू पी ब्रैकेट में
कॉस थीटा वन की जगह यानी cos 0 1 माइनस cos थीटा टू cos 180 और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -1। अच्छा, ये माइनस से माइनस क्षमाक्षम प्लस हो जाएगा, यानी जो नेट वर्कडन मिलेगा इस केस में वो ट्वाइस ऑफ PE हो जाएगा। ये टोटल वर्कडन कितना हो जाएगा 2PE। तो हमने डिफरेंट केसेस में वर्कडन की वैल्यू कैलकुलेट करके देखी, यानी अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करना स्टार्ट करें, अगर हम स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम तक लेके जाएं, अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेके जाएं, ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, थीटा 90 डिग्री है तो वो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है, और थीटा इफ इट इज 180 डिग्री सो वी कॉल इट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। और थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। इस वीडियो को आप देखिए, इसको एंजॉय करिए। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू क्लियर इन दिस whole derivation, and this derivation is important as far as concern for the CBSE and respective many boards, ठीक, and also for the IIT JEE मेंस एडवांस एंड नीट। सो थैंक यू बच्चों, आगे बात अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, इस पर सब्सक्राइब करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों।